वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे प्यारे बच्चों। हमारी वीडियो का तीसरा पार्ट ये मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग अभी फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार एनालाइज कर लेंगे, क्या क्या हम लोगों को पूछा गया था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो देख लेते हैं हम लोग, क्या हम लोगों को दिया गया है यहाँ पर। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 पर एक प्रिज्म का आपको डायग्राम देखने के लिए मिल जाएगा। ये आप लोग ना जो प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन जो शो करते हैं, एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको ये दिया गया है। प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलता है आपको, वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म के थ्रू पास आउट कराई जाती है, तो दरअसल ये उस व्हाइट लाइट को कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट करता है अपने अंदर से कि उसको टोटल जो है 7 कलर्स के अंदर वो क्या कर देगा, एक स्पेक्ट्रम में तोड़ देगा, 7 रंगों में उसको तोड़ देगा। जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सबसे पहले सबसे नीचे की तरफ, सबसे डाउन पे यहाँ पर हम लोगों को वायलेट कलर मिल जाता है और सबसे अपवर्ड ऊपर की तरफ हमें रेड कलर मिल जाता है, और इस बीच में हमें इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो खैर बीच के इन कलर्स का तो हमें कोई लेने देना नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें ये फर्स्ट रे जो दी गई है वो रेड के लिए है, और जो सेकंड रे दी गई है वो वायलेट के लिए दी गई है। और इसके जो ऑप्शंस हैं वो किस तरीके से दिए हैं एक बार देख लेते हैं। हमें करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन फॉर कलर्स ऑफ रे 1 एंड रे 2 देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को जो क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हमें दिए हैं, ए ऑप्शन में ब्लू कलर फॉर रे 1, नहीं रे 1 के लिए ब्लू कलर तो था ही नहीं। अभी हम लोगों ने देखा था कौन सा था, रेड कलर। तो रे 1 के लिए रेड कलर हमें सी ऑप्शन में मिल रहा है, और रे 2 के लिए वायलेट हमें यहाँ पर सी ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिसिटी से है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आपको कहा गया है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट कैरी कर रहा है कितना, आई, एक 2 ओम का रजिस्टर रिप्लेस कर दिया जाता है एक 8 ओम के रजिस्टर से, और इस दौरान चेंज नहीं किया जाता क्या, बैटरी को। बैटरी को चेंज नहीं करते हैं, इसका मतलब वोल्टेज कैसी रहने वाली है बच्चों, वोल्टेज आपकी सेम रहने वाली है यहाँ पर। तो हमारा रिलेशन क्या है, अगर हम रिलेशन अपना याद करें ओम्स लॉ से, तो जो आई होता है ओम्स लॉ से, आई इज इक्वल टू वी अपॉन क्या रहता है हमारा, आर। इसको आप इक्वेशन क्या ले लीजिए, 1। हमें पता है कि यहाँ 8 ओम रजिस्टर कर दिया सेकंड केस के अंदर। इसका मतलब हुआ कि जो 2 ओम था हमारा पहले रजिस्टर, अब उसको 8 ओम कर दिया गया, मतलब कि 4 टाइम्स वो इंक्रीज कर दिया। तो सेकंड केस के अंदर हम अब जो नया करंट लेंगे, आई डैश इज इक्वल टू वी अपॉन, मैं यहाँ पर आर को कितना, इस आर को जो पहले आर था उसको कितना इंक्रीज कर लेता हूँ, 4 टाइम्स, यानी कि मेरा हो गया इस बार 4 आर। थोड़ा सा इसको करेक्ट करके लिखूंगा, आई डैश इज इक्वल टू 1/4, इसमें से मैं बाहर कर लेता हूँ और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, वी अपॉन आर। अब ये वी अपॉन आर मेरा इस फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं देखूं तो किसके बराबर है, आई के बराबर। तो यानी मेरा नया करंट जो है आई डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू आई, यानी कि प्रीवियस करंट। तो यानी इसको और थोड़ा करेक्ट करके आई की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आई अपॉन 4 हमें देखने को मिल जाएगा। और इस दौरान v हमने पहले ही देख लिया, यहाँ बैटरी सेम ही है, तो इसका मतलब v क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। करंट I by 4 हो जाता है, हाँ बिल्कुल हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस v by 4 नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। करंट I by 4 हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स v, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये दोनों ऑप्शन नीचे के बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा फिर से आपका और सभी टीचर्स का पसंदीदा पोर्शन एजर्शन रीजन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहा है एजर्शन के अंदर, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे एक बार, देख लेते हैं। नीडल ऑफ अ कंपास, कंपास की एक नीडल, जिसको यानी कंपास ही है, कहने का मतलब है कि कंपास को रखा गया है कहाँ पर, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ऐसी कंपास जिसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, वो हमेशा खुद को अलाइन कर लेती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अर्थ के। यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्वेश्चन के अंदर ना, ये वाले जो टर्म इन्होंने लिखी है ना यहाँ पर, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ कंफ्यूज करेगी। अगर ये टर्म ना लिखी होती तो सिंपल सा हमारा ट्रू हो गया था कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या कर लेती है कंपास, अपने आप को अरेंज कर लेती है, उसकी नीडल अपने आप को अरेंज कर लेती है।
बट यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है कि अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से, इस अर्थ के मैग्नेटिक, हमारी जो अर्थ है उसके मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट है, तो ध्यान रखना कि वो गड़बड़ कर देगा हमारी कंपास की नीडल के साथ, उसको अलाइन नहीं होने देगा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर फोकस करने पर हमें पता चल रहा है कि ये फॉल्स होगा। अगर ये लाइन ना होती तो हमें दिखता कि ये ट्रू होगा, लेकिन एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बता दिया गया है अलग से ही लिखकर। रीजन देखते हैं, द बिहेवियर ऑफ द नीडल ऑफ द कंपास इज सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड। ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट, जो कंपास रहता है हमारा, उसके अंदर की जो नीडल होती है ना, ये भी फ्रीली ही सस्पेंड हो रही होती है। इसको इस तरह से बनाया जाता है कि फ्रीली जो है क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है डायल के ऊपर। तो ये बिल्कुल हमारा ट्रू है। तो एजर्शन हमारा फॉल्स कहाँ देखने मिल रहा है, डी ऑप्शन के अंदर। तो मुझे लगता है यहाँ आपका एजर्शन रीजन में डी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है इसमें। फर्स्ट दोनों में से वही एक ही अटेम्प्ट करना है बच्चों को, ए या फिर बी अटेम्प्ट करना है। देखते हैं बच्चों ने जिसने जो भी किया होगा, आप लोग आंसर देख लीजिए। यहाँ पहले मैं एक ही बात कर लेता हूँ। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड फ्रॉम, क्या होता है जब लाइट रे स्कैटर होती है, ये व्हाइट लाइट की बात कर रहे हैं, जब लाइट स्कैटर होती है वेरी फाइन पार्टिकल्स से। आपने पढ़ा होगा स्काई जो है ब्लू नजर आता है, स्काई का ब्लू दिखना किसकी वजह से था, फाइन पार्टिकल्स की वजह से, क्योंकि मेनली जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो जो है ब्लू कलर को ही क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। और वेरी लार्ज पार्टिकल की अगर बात करें, मीडियम के वेरी लार्ज पार्टिकल, तो ये हर तरह के कलर को क्या कर सकते हैं, हर तरह के ऑल कलर्स, सभी कलर्स को, लाइट के सभी कलर्स को क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं। अच्छा, जस्टिफिकेशन में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ ब्लू स्काई का एग्जांपल दे देना है, और यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है, जब सारे कलर स्कैटर हो जाएंगे तो फिर से कैसा व्हाइट ही नजर आएगा। जब सब बिखर जाते हैं, सब कलर स्कैटर होते हैं, तो हमें व्हाइट ही नजर आता है। तो यहाँ पर व्हाइट क्लाउड का एग्जाम्पल बेहतरीन होगा। क्यों? क्योंकि क्लाउड के अंदर आपके जो है डस्ट से लेकर बड़ी वाटर ड्रॉपलेट और जो हेल होते हैं, जो ओले पड़ते हैं, वो भी, यानी बर्फ के जो टुकड़े होते हैं बादल में, वो भी होते हैं, तो वो भी लार्ज पार्टिकल में ही काउंट होते हैं। तो इसलिए वहाँ हर तरह के पार्टिकल देखने को मिलेंगे जो हर तरह के कलर को क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं। तो जस्टिफिकेशन में आप याद रखेंगे, एक तो सेकंड वाले के लिए व्हाइट क्लाउड जस्टिफिकेशन में लिखेंगे, और फर्स्ट वाले के लिए ये स्काई का ब्लू दिखना जस्टिफिकेशन, यानी एग्जाम्पल में आप लोग डाल देंगे, यहाँ पर डाल देना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का जो बी पार्ट है वो देखते हैं। एक रे डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है फिनोमिनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम इन नेचर। अच्छा, नेचर बोल दिया, और नेचर में स्पेक्ट्रम यानी 7 कलर्स आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, रेनबो के अंदर देखने को मिल जाते हैं। वो याद होगा आपको कि एक वाटर ड्रॉपलेट बनानी है, एक पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होते हुए दिखाना है, फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, और फिर आपको ये इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता था, और फिर बाहर आती थी वापस लाइट रे, तो ये क्या था आपका, अगेन रिफ्रैक्शन देखने को मिलता था। तो खैर बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये कर ही लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 तो बहुत ही ज्यादा इजी मुझे दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल जनरल जो केसेस होते हैं आपके लेंस और मिरर के, ये वहां से एनसीईआरटी से उठा करके क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान है। आपको इसको रीड्रॉ करना है अपनी आंसर बुक के अंदर, और शो करना है रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड पाथ को। दोनों क्यों बोले हैं इन्होंने, क्योंकि यहाँ आपको मिरर दिया गया है तो इसमें तो रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ आपको लेंस दिया गया है, इसमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो हमने पढ़ा है, इस फर्स्ट वाले को देख लेते हैं हम लोग, पहले इसको चेकआउट कर रहे हैं कि अगर कोई लाइट रे कैसे आती है बच्चों, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करके दिखा रखी है, तो इसके पैरेलल अगर ये लाइट रे आ रही है, तो ये मिरर से, कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी, ये फोकस से गुजर जाती है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कई बार। दूसरे डायग्राम के अंदर अगर हम बात करें, तो ये आपको कॉनकेव लेंस दिया गया है, और कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या करता है, इसके केस जो हमने पढ़े थे कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये उसको क्या कर देगा बच्चों, डाइवर्ज कर देगा। और डाइवर्ज होने के बाद, एक बार दोबारा ड्रॉ करते हैं इसको, ये डाइवर्ज करता है, और डाइवर्ज करने के बाद ये जो व्यूअर होता है उसको ये, एक सेकेंड, डाइवर्ज होने के बाद ये कोई भी जो व्यूअर होगा उसको वर्चुअली किस पर मिलती हुई नजर आएगी, ये F1 फोकस नंबर 1 पर मिलती हुई, वर्चुअली मिलती हुई नजर आती है। तो बहुत ही आसान था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर
35 देख लेते हैं क्या पूछा गया है 35 के अंदर। डिवाइस का नाम बताना है, ऐसी डिवाइस जो मेंटेन करेगी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस किसमें, एक सर्किट के अंदर। सिंपल है, या तो कोई बैटरी या तो कोई इलेक्ट्रिक सेल पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखता है, यानी कांस्टेंट रखता है। फर्स्ट क्वेश्चन डन। 35 के ए का सेकंड क्वेश्चन, चेंज द इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वो कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को चेंज कर देती है। हमें पता है कि अगर हम ओम्स लॉ से हमें एक रिलेशन देखने को मिलता है कि जो आई और रेजिस्टेंस का जो रिश्ता है वो आपस में रेसिप्रोकल है। तो अगर आई जो है आर के रेसिप्रोकल होता है, तो अगर हम आर को बदल दें, आर को कम कर दें तो आई बढ़ जाएगा, आर कम हुआ तो आई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आर इंक्रीज हुआ तो अपने आप ही जो आई है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इस आर को चेंज करने के लिए जो डिवाइस आती है वो होती है रियोस्टेट। इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बुलाते हैं, अगर आपने पढ़ा हो एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर हमारा दूसरे का आंसर जो होगा 35 के ए का सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा वो रियोस्टेट या फिर आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बी, न्यूमेरिकल पोर्शन है। एक बार ध्यान से मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर, एक बार इसको सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं। 35 बी का आंसर चेक करते हैं एक बार। When the potential difference between the terminals of an electric heater is 110 वोल्ट, आपको वोल्टेज यहाँ पर दी गई है कितनी, 110 वोल्ट। करंट आपको दिया गया है I इज इक्वल टू कितना, 5 एम्पियर। अच्छा, डेटा गिवन डेटा को लिखने का अपने ही मायने होते हैं भैया, इसके अलग से मार्क्स डिसाइडेड होते हैं मार्किंग स्कीम के अंदर, तो लिख के आना चाहिए था आपको, है ना। What will be the value of current flowing through it when the potential difference is increased to 220 वोल्ट। जब पोटेंशियल डिफरेंस को कितना 220 वोल्ट कर दिया जाता है तो तब करंट पर क्या फर्क पड़ेगा, आपको ये बताना है। तो इसके लिए हमें कॉमन फैक्टर बीच में निकालना पड़ेगा जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा इस कंडीशन में। क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर तो सेम ही है ना, तो इसकी रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, भले आप वोल्टेज बदल दो। तो मैं पहले ना आर यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ओम्स लॉ लगाएंगे हम लोग, V इज इक्वल टू आई आर से। आर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी हमारे पास है 110, आई हमारे पास है 5। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं, तो मेरे पास ये यहाँ पर डिवाइड करने के बाद 22 ओम मुझे रेजिस्टेंस मिल जाती है। अब मेरे पास रेजिस्टेंस है, केस 2 में यहाँ लिख लेता हूँ, केस नंबर 2। ये मेरा जो था वो केस 1 था, केस 1। केस 2 के अंदर क्या किया गया है, करंट की वैल्यू दोबारा से मुझे बतानी है केस 2 में। इस बार मेरे पास आर भी है कितना, 22 ओम। मेरे पास वी इन्होंने कितना कर दिया है इस बार, 220 वोल्ट। आई मुझे दोबारा से यहाँ कैलकुलेट करना है। अगेन मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा, वी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से मैं आई निकालूंगा इस बार, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वोल्टेज इस बार मेरे पास कितनी है, 220। आर मेरे पास जो कांस्टेंट है वो कितनी है, 22। और डिवाइड करता हूँ इसको तो सीधा सीधा मेरे पास 10 एम्पियर आ जाता है। आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ आपका बी के लिए आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर आंसर होना चाहिए मेरे बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोगों को देखने के लिए जाता है सर्किट डायग्राम वाला क्वेश्चन है। इस बार का सर्किट डायग्राम आसानी आ रखा है, कुछ ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। ये आर और ये एस आपको लेफ्ट साइड में सर्किट के नजर आ रहे हैं। इन दोनों के बीच की टोटल रेजिस्टेंस पहले निकाल लीजिए। फिर राइट साइड में आप देखेंगे तो ये पी और क्यू आपको नजर आ रहे हैं। इन दोनों के बीच की टोटल रेजिस्टेंस आप निकाल लीजिए। पहले मैं इधर लेफ्ट साइड की रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ इस सर्किट के। तो ये जो 4 और 1 ओम आपको नजर आ रहे हैं, दोनों सीरीज में है। और सीरीज में अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 4 और 1 कितना हो गया है हमारे पास, 5 ओम की रेजिस्टेंस हो गई है। और ये एक 5 ओम का रेजिस्टर यहाँ पर पैरेलल लगा हुआ है। अब ये 4 + 1 और ये 5 ओम, ये सब आपस में कैसे हो गए कनेक्टेड, ये दोनों यानी इन दोनों की 5 ओम और ये वाला 5 ओम दोनों कैसे हो गए एक दूसरे के पैरेलल। तो मैं इस साइड में यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट मैं L लिख देता हूं इसको ऐसे। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं 1/5 और +1/5 से। तो 1/RL इज इक्वल टू कॉमन कितना 5 और ऊपर 1 + 1 कितना हो गया 2। यहां से मैं RL अगर निकालूं तो रेसिप्रोकल होकर मेरे पास आ जाएगा 5/2।
2 ओम। तो बच्चों लेफ्ट में मुझे कितना मिल गया है, लेफ्ट में मुझे 5/2 ओम का रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। सिमिलरली मैं इस तरफ निकालता हूं, तो अब इधर मैं देखता हूं राइट साइड में, मैं इधर राइट की बात कर लेता हूं। राइट में मुझे ये 3 और 2 दोनों कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में। सीरीज में इन दोनों की टोटल 3 और 2 कितनी आ जाएगी, 5 ओम। फिर से सेम कंडीशन आ गई। और इस तरफ अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो वही पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये नीचे जो मैं दोबारा आर लिख रहा हूँ, ये मेरा, मैं इसको राइट मान के चल रहा हूँ, राइट साइड की टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अगेन 1/5 प्लस 1/5। वापस से कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास रेजिस्टेंस ऑफ राइट साइड निकल के आती है कितना, 5/2 ओम। फिर से मेरे पास 5/2 ओम आ गया है। अब ये आर एस की रेजिस्टेंस और ये पी क्यू की रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो दोनों ही रेजिस्टेंस आपस में अब सीरीज में आ गई है सर्किट के अंदर। तो टोटल रेजिस्टेंस जो निकालनी होगी, आर टोटल इज इक्वल टू यहाँ पर आर लेफ्ट वाली और प्लस आर राइट वाली। इस फॉर्मूले से मैं कैलकुलेट कर लूंगा। आर लेफ्ट वाली कितनी थी, 5/2 प्लस अगेन आर राइट वाली कितनी थी मेरे पास, 5/2। दोनों में से कॉमन 2, 5 और 5 10, डिवाइड किया तो मेरे पास 5 ओम की टोटल रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिल जाती है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं पार्ट में इन्होंने क्वेश्चन दिया गया है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको मैच करना है, और नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, अगर समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड। तो बच्चों यहाँ पर अब देख लेते हैं हमें क्या देखने को मिल जाता है यहाँ। फर्स्ट क्वेश्चन वही था कि टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, जो हमारी कितनी आई है निकल करके, 5 ओम। इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितना करंट ड्रॉ होगा, इसको भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। वोल्टेज हमें टोटल कितनी दी गई है इस सर्किट के अंदर, 10 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल हमारे पास, या आर इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, आर ई क्यू भी लिख देते हैं बच्चे इसको, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख के आए हो तो कोई इशू नहीं है। तो आर टोटल मेरे पास यहाँ कितनी आ रही है पूरे सर्किट के लिए, 5 ओम आ रही है। और मैं अगर पूरे सर्किट के लिए करंट कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ पर I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा, आर की जगह आर टी लिख लेता हूं मैं। वी कितना है 10, आर टी मेरा आर टोटल कितना आया था 5, डिवाइड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर I इज इक्वल टू 2 एम्पियर मुझे देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर बन रहा है वो कितना है, ये 2 एम्पियर, ए फॉर एम्पियर। तो क्वेश्चन बी का आ रहा है 2 एम्पियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी हमें कैलकुलेट करना है बिटवीन पी एंड क्यू। अब P और Q मैंने ऑलरेडी कहा था कि कौन सी साइड है हमारी, राइट साइड। तो VR लिख लेता हूं मैं इसको, मैं VR कैलकुलेट करूंगा। पहले एक लॉजिक समझिए आप, क्योंकि यहाँ पर अब ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड दोनों ही अब सीरीज में आ गई हैं। और सीरीज में हम लोगों ने पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा जो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ये तो सीरीज के अंदर डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन करंट सेम रहता है। तो इसका मतलब है कि VR अगर हमें निकालनी है तो पी क्यू वाली आर्म के अंदर, यानी इस पूरे राइट साइड के अंदर आपका जो करंट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 2 एम्पियर ही आ रहा होगा। तो 2 एम्पियर ही, क्योंकि इस पूरे जो ये पूरा राइट साइड का आपका सर्किटिंग जो दे रखी है, जो कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, उनमें भी 2 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है। तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ, वी आर इज इक्वल टू आई आर। इस बार जो मैं आर लूंगा, ये मैं राइट साइड वाली ही लूंगा, क्योंकि P और Q के बीच का मुझे पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो मैं राइट साइड के लिए ये कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो यहाँ पर I कितना है मेरा 2, और RR मेरे पास कितना था राइट साइड के लिए, कितना आया था 5/2 ओम। 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास आ गया है 5 वोल्ट। तो यहाँ पर जो वोल्टेज रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा पी क्यू का, वो कितना रहेगा 5 वोल्ट। तो ये 3 आंसर हैं आपके बच्चों, आप नोट कर सकते हैं, जिसने किए हैं उनके बिल्कुल करेक्ट जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम आपको स्टडी करना है।
ये दो हमारे जो डिफेक्ट में पढ़ाए जाते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, उनमें से क्वेश्चन है। तो आपको डायग्राम देख के ही ये जो है समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारा आई लेंस है, यहाँ पर जहाँ मैंने मार्क किया है, इसने यहाँ इस पॉइंट पर सभी लाइट रेज को, ये दूर से लाइट रेज आ रही हैं, फार पॉइंट यहाँ पर ओ डैश दिया गया है। ये यहाँ से, यहाँ पर एक्चुअल में फार पॉइंट नहीं, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कौन दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज चली है और लेंस ने उनको बहुत पहले ही क्या कर दिया है, कन्वर्ज कर दिया है। जबकि कन्वर्ज कहाँ करना था, यहाँ इस जगह करना था। ये हमारी आई की क्या होती है बच्चों, रेटिना होती है। तो यहाँ पर तो इसने कन्वर्ज नहीं किया बल्कि पहले ही विट्रस ह्यूमर के अंदर इसको कन्वर्ज कर दिया है, इन सभी लाइट रेस को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बंदे को दूर का ठीक दिखाई नहीं देगा। दूर का ठीक नहीं दिखता तो यानी कि इसमें पास का ठीक दिखता है, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस है। शॉर्ट साइटेडनेस का दूसरा नाम होता है बच्चों मायोपिया। इसको फार का नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी है, मायोपिया नाम की बीमारी है, जिसमें दूर का सही नजर नहीं आता। तो डिफेक्ट का नाम तो हम यहाँ लिख चुके हैं, कौन सा है, मायोपिया। इमेज, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन दिस आई डिफेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द रेटिना ऑफ द आई। तो कहां पर, मैंने बताया ऑलरेडी, बिफोर रेटिना ये बन रही है, रेटिना से पहले ही बन रही है। या आप कह सकते हो कि विट्रस ह्यूमर के अंदर ये हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, आप बिफोर रेटिना भी लिखेंगे तो आंसर करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है लिस्ट टू कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट के दो कॉज बताइए। क्योंकि लेंस की पावर बढ़ी हुई है, पावर माने यहाँ पर थिकनेस बढ़ी हुई है, इसलिए वो जल्दी से कन्वर्ज कर दे रहा है लाइट रेस को। और थिकनेस बढ़ी है यानी कि पावर अगर बढ़ी है तो ऑब्वियस सी बात है, पावर जो है आपकी रेसिप्रोकल होती है किसकी, फोकल लेंथ की। तो इसका मतलब फोकल लेंथ कम है। तो पहला जो कारण है, यहाँ पर फोकल लेंथ क्या है, लो हो रखी है, कम है, लो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ क्या हो रखी है, कम हो रखी है, यहाँ पर पावर इंक्रीज हो रखी है, ठीक है ना। और नंबर 2, हमारा जो ये आई बॉल है, हो सकता है इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो रखा हो, तब भी रेटिना तक कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, कन्वर्ज नहीं कर पाएगा ये लेंस, पहले ही कन्वर्ज कर देगा। आई बॉल साइज हो सकता है इंक्रीज हो रखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी पार्ट, विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम, रे डायग्राम की मदद से आपको शो करना है हाउ दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड। इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर एकदम सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पहले देख लेते हैं कहाँ पर है, मुझे स्पेस यहीं पर नजर आ रहा है। चलिए मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। सिंपल सा लॉजिक है, दूर से आने वाली लाइट रेज पहले ही कन्वर्ज हो रही हैं, तो उनको थोड़ा सा, क्योंकि वो पैरेलल आ रही है एक दूसरे के, तो उनको थोड़ा सा क्या करना है, हम लोगों को थोड़ा डाइवर्ज करना है, मतलब दूर दूर करना है उनको। हमारा ये लेंस तो जो आई के अंदर है वो ऑलरेडी उनको क्या कर रहा है, बहुत तेजी से कन्वर्ज कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस बंदे को एक कॉनकेव लेंस वाला क्या पहना देता हूँ, चश्मा पहना देता हूँ। तो होगा क्या कि जो दूर से लाइट रेज ये आ रही हैं, ये जो ऑब्जेक्ट ओ डैश था, इससे जो लाइट रेज आ रही हैं, पहले ये मेरा जो कॉनकेव लेंस है थोड़ा सा इनको क्या कर देगा बच्चों, थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा इन लाइट रेज को। जो पहले कैसे थी, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चल रही थी, अब हल्का हल्का इनको क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज करने से हमारे आई लेंस को एक सही टाइमिंग मिलेगी, जिससे वो उसे रेटिना पर क्या कर देगा, लाइट रेज को फोकस कर देगा और यहाँ हमारी इमेज क्रिएट करा देगा। अब ये लाइट रे एक्चुअल में जिस पॉइंट से एक वर्चुअल इमेज के फॉर्म में इस डिफेक्टिव बंदे को क्या हो रहा है, नजर आ रही होती है, इस पॉइंट को हम बुलाते हैं ओ डैश। एक्चुअल में ये कुछ नहीं करता, ये जो लेंस है ये जस्ट एक वर्चुअल इमेज बना करके दे देता है इस ओ डैश ऑब्जेक्ट की, इस ओ पॉइंट पर। ये जो ओ पॉइंट यहाँ भी दिया है इन्होंने, है ना। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, बस जस्ट एक वर्चुअल इमेज क्रिएट कर देगा, इसकी वजह से ये सही दिखाई देना शुरू हो जाएगा किसको, इस डिफेक्टिव आई के पर्सन को। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्शन हमें क्लियर है कि कॉनकेव लेंस पहनने से ये करेक्शन होगा, डायग्राम वही बनेगा जो मैंने अभी बनाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ये बहुत बार आ रखा है एग्जाम्स में आपके। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में ना बिल्कुल सिंपल सी बात समझिए बच्चों, आपको अपना जो फोकस बनाना है ना, बीच वाले पॉइंट पर बना लेना है बस। यहां से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपने यहां पर फोकस बना लिया इस थर्ड सीरियल नंबर वाली
डेटा के ऊपर आपने फोकस अगर बना लिया तो क्लियर कट आपको एक चीज समझ में आ जाती है। पहले लेंस देखते हैं कौन सा दिया है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, इस कॉन्वेक्स लेंस को, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर F1 और यहाँ पर होता है हमारा 2F1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है तो आपको पता है कि इस तरफ जो इमेज बनती है वो भी आपकी इन्वर्टेड बनेगी और सेम दूरी पर बनेगी, यानी ये जो बनेगी 2F2 पर बनेगी आपकी। तो 100% अगर ये सेम डेटा आ रहा है आपका यहाँ 50 सेंटीमीटर और यहाँ पर आपका प्लस में 50 सेंटीमीटर, आपको पता है कि इस तरफ की जो इमेजेस बनती है वो प्लस में बनती है सब। तो क्लियर कट बात है कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको 50 दिया गया है इस लेंस का। यानी कि फोकल लेंथ का जस्ट डबल आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलिए खैर 2F आपको दे दिया कितना, 50। तो मैं यहां से देख लेता हूं पहला क्वेश्चन क्या दिया है, विदाउट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किए बिना फाइंड आउट द फोकल लेंथ। क्लियर है, अगर आपका 2 यानी डबल ऑफ द फोकल लेंथ कितना है 50 है तो F कितना हो जाएगा 50/2 डिवाइड करेंगे तो F यानी फोकल लेंथ स्मॉल f बनाया ही है 25 सेंटीमीटर देखने को मिल जाएगा। जस्टिफिकेशन में आप यही बातें लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई है कि क्योंकि ये पोजीशन कौन सी है आपकी थर्ड नंबर के सीरियल नंबर थर्ड पर, ये पोजीशन आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जस्ट डबल ऑफ द फोकस है। तो आंसर आ गया आपका कितना यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर बी, विच वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन गिवन इन द टेबल इज नॉट करेक्ट एंड वाई। इसमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं है और क्यों। तो 25 तो हमारी क्या हो गई है फोकल लेंथ, तो इसमें से अगर हम ध्यान देंगे 25 आपकी फोकल लेंथ हो गई और ये आप देख सकते हैं -15। दरअसल ये क्वेश्चन ऑलरेडी ना कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, हमने प्रैक्टिस भी बहुत कराया इस क्वेश्चन को। आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगा ये, तो आप लोग ध्यान रखें कि -15 जो होगा आपका वो ऑप्टिकल सेंटर और जो फोकस होता है उसके बीच की पोजीशन है इन दोनों के। अभी जो बीच की पोजीशन है इसमें कॉन्वेक्स लेंस भी हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है, और जो वर्चुअल बनती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में वर्चुअल इमेज बनती है बच्चों लेफ्ट में, और लेफ्ट की सारी इमेज जो भी होगी वो नेगेटिव होनी चाहिए थी। यहां पर आपको इमेज की डिस्टेंस जो दी है वो पॉजिटिव में दी है जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये 6th नंबर जो है आपका ये रॉन्ग है, ये नॉट करेक्ट में आएगा। तो सीरियल नंबर 6th ऑब्जर्वेशन 6 और भाई का आंसर आप यही लिखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है कि प्लस में इमेज नहीं बन सकती, ये वाली इमेज हमारी माइनस में ही बननी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हम लोगों को बच्चों वो क्वेश्चन नंबर सी। एक सेकेंड, सी पार्ट जो है हमारा, सी पार्ट देख लेते हैं क्या कहा है। अच्छा, इसमें और करके दे दिया आपको, तो फर्स्ट कीजिए या फिर सेकंड कीजिए सी का। तो फर्स्ट देख लेते हैं, पहले मैं दोनों ही देख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि फर्स्ट जिसने किया होगा बहुत ईजी है। यहाँ पर रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, ईजी तो वो भी होता है वैसे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, ये इजीली हो जाएगा। यू आपको -30 दिया गया है, इसके लिए मैग्निफिकेशन आपको निकालना होगा। जहां पर यू कितना है हमारे पास, ये 30 है, वहां पर वी कितना है +150। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के लिए याद रखेंगे V/U होता है, मिरर के लिए -V/U था। तो यहाँ पर V कितना रखेंगे हम, प्लस में 150 है और नीचे माइनस का कितना आ जाएगा 30, डिवाइड करते हैं तो मुझे मिल जाएगा ये -5। अब -5 हमें क्या सजेस्ट करता है, -5 हमें बता रहा है कि जो इमेज होगी एक तो 5 टाइम्स बड़ी होगी यानी कि 5 गुना मैग्नीफाइड होगी, दूसरा माइनस साइन कह रहा है कि वो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड है तो वो रियल होगी। तो ये सब हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग नेचर ऑफ इमेज में हम लोग ये लिख लेंगे, और रीजन आपको पता है क्योंकि नेगेटिव में आपका जो मैग्निफिकेशन है। नेक्स्ट हमें कहा है नंबर सी में, एनालाइज द डेटा गिवन इन द टेबल अबव। इस टेबल में डेटा को एनालाइज कीजिए और ड्रॉ करना है लेवल रे डायग्राम U-30 के लिए। फिर से आपको पता है फोकल लेंथ कितनी थी बच्चों, फोकल लेंथ थी 25 सेंटीमीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका -30 पे है, इसका मतलब वो 30 कहाँ आता है 25 एंड 50 के बीच में, और 25 पे तो था कौन फोकस, और 50 पे कौन था सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2F। इसको क्या लिखा है वहां पर F1 और 2F1, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है F1 और 2F1 के बीच में। ये आपने अपनी स्टडीज के दौरान पढ़ाई होगा कि अगर यहाँ पर आपका क्या है F1 और यहाँ पर क्या है
2f1 और ऑब्जेक्ट इनके बीच में है, तो किस तरीके से इधर इमेज क्रिएट होगी आपने पढ़ रखा है। एक लाइट रे जो सीधी जाएगी वो तो यहाँ f2 से क्या होगी बच्चों, निकल जाएगी, और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है और सीधी गुजर जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो इमेज जो क्रिएट होती है वो 2f2 से आगे बनती है, यानी कि बियॉन्ड 2f2 यहाँ पर इमेज आपकी बन जाती है। थोड़ा फेयर जब आप करके बनाएंगे, मुझे स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपका डायग्राम ये बन सकता है, बट बियॉन्ड 2f2 ही यहाँ पर इमेज बनेगी आपकी, क्योंकि जब 2f1 पर ऑब्जेक्ट था तो कहाँ बन रही थी, 2f2 पर इमेज बन रही थी, और आगे बढ़ेगा फोकस की तरफ को जाएगा अगर ऑब्जेक्ट ही है तो फिर इमेज भी थोड़ा आगे मूव करती है दूसरी तरफ लेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर भी आपको या तो ए या बी अटेम्प्ट करना है, भी देखेंगे बाकी आगे क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने। पहले हम ए पार्ट देखते हैं। राइट द नेम एंड स्टेटमेंट ऑफ द रूल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द, पहला, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a uniform magnetic field perpendicular to the field। फील्ड के परपेंडिकुलर फोर्स एक्सपीरियंस जो कर रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका पता करना है। यानी आपको करंट दिया है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी है परपेंडिकुलर, और फोर्स आपको बताना है। तो जब तीनों चीजें परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, तो फ्लेमिंग के नियम से, फ्लेमिंग के रूल से हम लोग इसको निकालते हैं। तो ये आप लोगों को मालूम है। फ्लेमिंग का रूल क्या कहता था, फ्लेमिंग का रूल कहता था कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट 3 फिंगर्स को, जिनमें कि एक थंब है ना, कुछ इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, तो होगा क्या कि हमारी जो 4 फिंगर है, जो 4 फिंगर है, 4 फिंगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है, और जो हमारी सेंटर फिंगर है, सेंटर फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को दिखाती है, और जो हमारा थंब होता है, थंब, वो हमारा फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये आपको इसके अंदर लिखना था। नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के अंदर, जिसमें स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो ये हमें मैक्सवेल ने बताया था, अगर आपको याद हो, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल हमें यहाँ पर लगाना है। राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर हमें लगाना है कि अगर करंट जो है आपका अपवर्ड है, अगर करंट कैसा है, आई कैसा है आपका, अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी, फील्ड की जो डायरेक्शन होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। और अगर आपका करंट डाउनवर्ड है तो बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है आपकी क्लॉकवाइज होगी, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पर कैसी होगी, क्लॉकवाइज। इसको कॉर्क स्क्रू रूल भी कहा जाता है, जिसमें कॉर्क स्क्रू से मैक्सवेल ने बताया था कि जैसे आप एक स्क्रू जो होता है उसको, अगर उसका पॉइंटर ये आई को रिप्रेजेंट करे यानी करंट को, तो आप जिस तरफ इसको पेंचकस से क्या करते हैं, घुमाते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो वही आपकी क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें थर्ड पार्ट भी है यहाँ पर दिया, सॉरी हाँ सेकंड पार्ट ही है, सेकंड पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, बार मैग्नेट जो है आपकी और एक तरफ सोलेनॉइड। बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है आपका, फिक्स्ड, फिक्स्ड बी होता है, बी माने मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर अगर सोलेनॉइड में देखें तो वो नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं है, डिपेंड करता है करंट के ऊपर। करंट आएगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसकी स्ट्रेंथ को बदला जा सकता है, नंबर 2 भी लिख सकते थे आप, यहाँ स्ट्रेंथ को बदल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की करंट बढ़ाकर। यहाँ नहीं बदल सकते हैं, सॉरी, बार मैग्नेट के अंदर आप नहीं बदल सकते, तो मुझे यहाँ लिखना था। सोलेनॉइड के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। चेंजेस क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ पर चेंजेस नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिक्स होता है ना, इसलिए नॉट पॉसिबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये दिखने में तो बड़ा अजीब है क्वेश्चन, देखते हैं एक बार।
पढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम डिस्क्राइब एन एक्टिविटी इन ब्रीफ टू शो दैट अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसमें आई गेस वो ओस्टेड वाला जो डायग्राम है ना आपका, जो वो एक्सपेरिमेंट है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसका कनेक्शन आपने किससे कर दिया, एक बैटरी या सेल से कर दिया। यहाँ पर एक स्विच लगाया, स्विच को ऑन करते हैं तो इस वायर के पास में रखी हुई जो कंपस नीडल है, वो कंपस नीडल क्या करने लगती है बच्चों, दोबारा बनाते हैं, वो कंपस नीडल ना डिफ्लेक्ट करने लगती है जैसे इसमें से करंट क्या होता है, पास होता है। करंट के पास होते हैं मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट होने लग जाती है। यही बनाना था यहाँ पर, और कुछ नहीं करना था। हाँ, अगर करंट की डायरेक्शन या सेल की, इस बैटरी की डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं तो ये डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी इसकी बदल जाती थी। तो यही था इसके अंदर, और स्टेट का एक्सपेरिमेंट है, एनसीईआरटी में दिया गया है। नंबर 2, टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स ए एंड बी आर शोन इन द फिगर बिलो। ये ए और ये बी आपको शो कर रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं जरा नीचे। हाँ जी, ए और बी आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखते हैं क्या पूछा है। मार्क द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड दीज करंट कैरिंग कंडक्टर्स ए एंड बी। इनके अराउंड मार्क करना है मैग्नेटिक फील्ड को। कुछ नहीं है, वो सिंपल स्ट्रेट वायर से ही है। वो पेपर आपको एक बनाना है ऐसा बीच में, और यहाँ से ये वायर कौन सी आपकी, ए वाली, इस ए के अराउंड, क्योंकि करंट इसमें अपवर्ड है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते थे। और अगर करंट अपवर्ड होता है तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि एंटी क्लॉकवाइज आपको क्या बनानी थी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी थी। और इसी तरह से ये जो है आपकी बी में करंट यहाँ नीचे की तरफ है, एक सेकेंड, जी हाँ, दोबारा से देखते हैं एक बार जी। यहां पर आप देखेंगे कि करंट आपका जो है यहाँ पर डाउनवर्ड है। ये फिर से प्रॉब्लम हो गई इसके अंदर, एक मिनट दीजिए बस। जी सॉरी फॉर द डिले। तो यहां पर बच्चों ये जो करंट है आपका, ये किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अभी मैक्सवेल का रूल हमने पढ़ा था कि अगर करंट डाउनवर्ड आ रहा है तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, कॉर्क स्क्रू रूल से वो कैसी होंगी, आप उनको कैसे बना सकते थे, क्लॉकवाइज बना सकते थे। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप इस तरह से यहाँ पेपर पे बना के, मतलब यहाँ तो ऐसे तो नहीं दिखानी, आप सिमिलरली ऐसे ही पेपर ड्रॉ करके तब इसको आपको दिखानी थी इस तरह से। ठीक है, कि यहाँ पर करंट आपने इसमें बी वायर में कैसे दिखा दिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर से बनाया आपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर आपने क्या ड्रॉ कर लिए, क्या बना दिए, यहाँ पर आपने फील्ड लाइंस बना दी, और इस बार बनाई है कैसे, क्लॉकवाइज। ठीक है तो ये आपको दिखाना था, ये क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अभी आगे, और भी कुछ है इसमें। हाँ, कंपेयर द स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड वन एट पॉइंट पी एंड क्यू। अच्छा, वन माने पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो किया है वो पी और क्यू के लिए किया है, यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये फिर इसी में सेकंड पार्ट में ही सेकंड क्वेश्चन है, दो बार पूछ लिया है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पी, इस वाले पी में और इस वाले क्यू में स्ट्रेंथ बतानी है किसमें ज्यादा होगी। कंपेयर द स्ट्रेंथ्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी एंड क्यू। अब P और Q वायर से देखा जाए तो ये 2-2 सेंटीमीटर ही दूर है, इधर P भी और इधर Q भी। तो मे बी ऐसा लग रहा है देख करके यहाँ से कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका स्ट्रेंथ जो होगा वो सिमिलर होगा, लेकिन नहीं, आपको ध्यान देना है यहाँ पर जो करंट है वो A वायर में तो है 1 एम्पियर और B में है वो कितना, 2 एम्पियर। और अगर करंट इंक्रीज होता है तो ध्यान रखेंगे कि B यानी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आंसर आएगा कि इन क्यू बी इज मोर, क्यू पॉइंट पर बी ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और नंबर 2 क्वेश्चन अगर देखें, एट पॉइंट क्यू एंड आर ड्यू टू दीज करंट कैरिंग कंडक्टर्स क्वालिटेटिवली। हाँ क्वालिटेटिवली पूछा है, ठीक है। तो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले क्वेश्चन में तो क्यू में ज्यादा होगा क्योंकि करंट ज्यादा आ रहा है वहां पर, और दूसरा दूसरा आपको बी वायर में ही पूछ लिया क्यू और इस आर में से कहां ज्यादा होगा तो इसमें अगर हम देखें तो भी क्यू में ही ज्यादा होगा, यहां पर भी ऑल्सो इन क्यू। इसका भी लॉजिक सिंपल है कि वायर से जितना दूर फील्ड लाइन जाएंगी, ठीक है ना, डिस्टेंस के हिसाब से, डिस्टेंस
अगर बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड यानी बी जो होगा वो घटेगा, वो कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दूर ही है क्यू, और आर आप देखो तो 4 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि वायर से काफी दूर है। तो दूर जाते हैं तो आर में मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और क्यू में उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो दोनों ही बातों में हमें क्यू में स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस बच्चों इतना ही था आपका, वो लास्ट क्वेश्चन था। तो मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था मैंने पूरा कर दिया। आप बड़े आराम से इसके सभी आंसर्स जो है मैच कर लेंगे। कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट कर देंगे आप लोग, मुझे जैसे भी टाइम मिलेगा मैं आपको वापस रिप्लाई दूंगा। और वेट करते हैं आंसर की ऑफिशियल, जब भी आ जाएगी, जब मार्किंग स्कीम आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर, अगर किसी क्वेश्चन में अपडेशन देना हुआ मुझे। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। क्या कर सकते हैं, अब तो हो गया जैसा आपका पेपर होना था। चलिए आगे के सभी पेपर की तैयारी कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे कंटिन्यूटी में मैं वीडियोस के अंदर डालूंगा, टॉपिक वाइज सभी बच्चों को पढ़ाऊंगा। कोशिश कर रहा हूँ कि इजी नोट्स उनके बनाऊं, बहुत इजी नोट्स आपकी अपनी लैंग्वेज में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूं। थैंक यू सो मच बच्चों, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, गुड नाइट।